दोस्तों, अगर किसी पीएसयू में या सीपीएसई में इन्वेस्टमेंट अगर करना है या ट्रेडिंग भी करना है, इन सिंपल वर्ड्स किसी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, तो वो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मिनी रत्न है या नवरत्न है या महारत्न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये देखने से हमको क्या फ़ायदा है? हमको तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सी कंपनी मिनी रत्न है या कौन सी कंपनी महारत्न है या कौन सी कंपनी नवरत्न है, ये जान के मुझे क्या फ़ायदा होगा एज अ इन्वेस्टर। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों, ये जो कंपनीज का जो स्टेटस है, ये गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है एक MOU के अंडर। ये MOU क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। MOU का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू पार्टीज। तो गवर्नमेंट जो है, वो जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको एक स्टेटस बहाल करती है। वो स्टेटस में मिनी रत्न होता है। मिनी रत्न में भी दो कैटेगरीज है। उसके बाद में आता है नवरत्न और उसके बाद में आता है महारत्न। अगर हम लोग ग्रेडिंग वाइज अगर देखेंगे तो समझो मिनी रत्न 2 समझो यहाँ पे है, तो मिनी रत्न 1 यहाँ पे आएगा। उसके बाद में नवरत्न और ऊपर आएगा और उसके ऊपर आएगा महारत्न। इन सिंपल वर्ड्स दोस्तों, अगर किसी को हमको 10th पास करना है तो पहले हमको 5th स्टैंडर्ड पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद में अगर 12th स्टैंडर्ड करना है तो 10वीं इम्पॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन अगर करना है तो 10वीं और 12वीं पास करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही दोस्तों, अगर किसी कंपनी को महारत्न बनना है तो उसके लिए पहले वो कंपनी नवरत्न होना चाहिए, और अगर किसी कंपनी को नवरत्न होना है तो उसको पहले मिनी रत्न होना चाहिए। तो ये मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, इसके कैटेगरीज क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से कंपनीज इसमें आते हैं गवर्नमेंट के, वो ये वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। अभी ये देखने से हमको क्या फ़ायदा है? हमको तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सी कंपनी मिनी रत्न है या कौन सी कंपनी महारत्न है या कौन सी कंपनी नवरत्न है, ये जान के मुझे क्या फ़ायदा होगा एज अ इन्वेस्टर। दोस्तों, कुछ केसेस में हम लोग ये देखते हैं या कभी न्यूज़ पे या कभी इंटरनेट पे आता है कि XYZ IIM स्टूडेंट को XYZ कंपनी ने इतने इतने पैकेज पे डायरेक्टली कैंपस से रिक्रूट कर लिया। बहुत से कंपनीज कैंपस से उनका जो स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक करियर है उनको देख के डायरेक्टली वहाँ से रिक्रूट करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को मालूम है कि समझो XYZ स्टूडेंट किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में अगर सीखता है तो वो जो इंस्टीट्यूट का जो उनका जो रेपुटेशन रहता है या जो उनके जो KPIs रहते हैं वो इंस्टीट्यूट के, आउट ऑफ दोज KPIs एंड आउट ऑफ दैट रेपुटेशन, जो कंपनी हायर करने वाली है स्टूडेंट्स को या उनके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, उनको वो इंस्टीट्यूशन में देख के ही मालूम पड़ता है कि ये स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूशन में है, इसका मतलब द स्टूडेंट और द एम्प्लॉई हैज़ टू बी वेरी गुड। तो दोस्तों, यही लिंक है बिटवीन हैविंग द कैटेगरीज ऑफ मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। अभी दोस्तों देखते हैं कि मिनी रत्न कैटेगरी हासिल करने के लिए कंपनीज़ के मतलब गवर्नमेंट के क्या क्या क्राइटेरियाज है जो कंपनीज़ को फुलफिल करने होते हैं। द CPEs विच हैव मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, मतलब लास्ट 3 साल में कंपनी को, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट होना चाहिए, और जो प्री टैक्स जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो प्रॉफिट है, ये प्री टैक्स प्रॉफिट वो कम से कम 30 करोड़ का इन लास्ट 3 ईयर्स, मतलब दो क्राइटेरियाज है। एक तो 3 साल प्रॉफिटेबल रहना है, एंड आउट ऑफ दिस 3 ईयर्स एक साल में मिनिमम 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग मिनी रत्न। अगला कौन सा क्राइटेरिया है? जो कंपनी का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कंपनी का जो नेटवर्थ है इन केस कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कितना पैसा जो कंपनी के ओनर्स हैं मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है, दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो क्राइटेरिया, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का और दूसरा नेटवर्थ का। नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया कंटिन्यूस 3 साल प्रॉफिट होना चाहिए, और उसमें से एक साल मिनिमम 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। देन आइदर मिनी रत्न कैटेगरी 2 और मिनी रत्न कैटेगरी 1 डिपेंडिंग ऑन अदर परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस,
कंपनी को जो ये स्टेटस है वो स्टेटस गवर्नमेंट बहाल करती है। फिर वो जो स्टेटस है उसका कंटिन्यूसली रिव्यू होता है। उसके बाद में जो मिनी रत्न है वो नवरत्न बन जाता है। क्या क्राइटेरियाज है वो देखते हैं। नेचुरली 5वीं कक्षा में पढ़ाई थोड़ी कम करनी पड़ती है, 10वीं में ज़्यादा, और जैसे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें पढ़ाई का जो स्केल है और पढ़ाई की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती है। वैसे ये जो क्राइटेरियाज है वो नवरत्न बनने के लिए और थोड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, और थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और थोड़े कठिन होते हैं। वो क्या होते हैं वो अभी देखते हैं। पहले तो दोस्तों क्राइटेरिया जो है वो कंपनी को मिनी रत्न होना ही चाहिए। द CPSEs विच आर मिनी रत्न 1 अंडर शेड्यूल A and have obtained excellent or very good MOU rating in 3 of last 5 years and having composite score of 60 or above in following 6 selected performance indicators are eligible to be considered for grant of नवरत्न status। मतलब क्राइटेरियाज है, वो क्राइटेरियाज को मार्किंग होती है, वो क्राइटेरियाज का हर एक क्राइटेरिया का स्कोर होता है, और उसमें भी मिनिमम है और एग्रीगेट में 60 के ऊपर होना चाहिए। जैसे दोस्तों जो CA का एग्ज़ाम होता है उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% सफिशिएंट है, लेकिन ओवरऑल CA ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, ओवरऑल CA पास करने के लिए जो एग्रीगेट है, मतलब जितने सब्जेक्ट्स है ऑल सब्जेक्ट्स मिला के 50% पासिंग होना चाहिए, 50% के ऊपर। भले फिर एक टॉपिक में 40 मिले तो दूसरे टॉपिक में 60 मिलना ही चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें आउट ऑफ 100 ओवरऑल 60 का स्कोर होना चाहिए, तभी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिलेगा। अभी देखते हैं क्या क्राइटेरिया है और उसमें कितना स्कोरिंग का अपॉर्चुनिटी है। एक तो नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, उसमें 25 मार्क है। मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, उसमें 15 मार्क्स है। PBDIT टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें 15 है। PBIT टू टर्नओवर, इसमें 15 है। EPS अर्निंग पर शेयर, इसमें 10 है। एंड इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस, इसमें 20 है। ये इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस मतलब दोस्तों किसी एक ही सेक्टर में समझो 4-5 कंपनीज है। फॉर एग्जांपल समझो बैंकिंग सेक्टर हो, तो बैंकिंग सेक्टर में हमको मालूम है PSUs कितने हैं। महाबैंक है, कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक पहली थी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इतने नाम है। तो ये सेक्टर हो गया, एंड विद इन दैट सेक्टर जो इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस है ऑफ ऑल क्राइटेरियाज पुट टुगेदर, उसका स्कोर 20 होना चाहिए। और फिर ये सब क्राइटेरियाज जो है, ये 6 क्राइटेरियाज, इसका टोटल होके कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी मिनी रत्न से कंपनी को नवरत्न स्टेटस प्राप्त होता है। अभी आते हैं दोस्तों कि महारत्न स्टेटस किसको मिलता है। अभी महारत्न के लिए जैसे हमने देखा 10वीं 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई का जो स्केल है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट और हार्डर होते जाता है, वैसे ही महारत्न स्टेटस का होता है। क्या क्या क्राइटेरियाज है वो देखते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में ये क्राइटेरिया से हमको स्टॉक मार्केट में शेयर चुनने में क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होता है, और उसका वो फ़ायदे का हम कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए महारत्न के क्या क्या क्राइटेरियाज है वो देखते हैं। अभी पहला क्राइटेरिया, अभी आपको भी मालूम हुआ रहेगा, पहला क्राइटेरिया इज़ कि वो कंपनी को पहले से ही नवरत्न स्टेटस वो कंपनी हासिल होना चाहिए उसको, मतलब वो कंपनी के पास नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी कंपनी को स्ट्रेट अवे महारत्न स्टेटस मिलेगा, पहले मिनी रत्न, उसके बाद में नवरत्न, उसके बाद में महारत्न। उसके बाद में द कंपनी हैज़ टू बी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशंस, मतलब वो जो कंपनी है वो लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो लिस्टेड है तो ही उसको महारत्न का स्टेटस मिलेगा, विच इज़ नॉट द केस फॉर मिनी रत्न एंड विच इज़ नॉट द केस फॉर नवरत्न। तीसरा है एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एवरेज होना चाहिए इन लास्ट 3 ईयर्स। चौथा क्राइटेरिया है एन एवरेज एनुअल नेटवर्थ ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। सेल्स कितना होना चाहिए, पॉइंट 3 में हमने देखा 25,000 करोड़ का। नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ का। उसके बाद में पांचवा क्राइटेरिया है एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल में
5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कंपनी ने कमाना चाहिए, तभी उसको महारत्न स्टेटस मिलेगा। एंड लास्ट जो छठवां पॉइंट है, शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन। मतलब जैसे हम कुछ प्राइवेट कंपनीज एमएनसीज है करके बात करते हैं कि दिस इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, वैसे दे शुड हैव सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑल्सो इंटरनेशनल ऑपरेशन। सो दोस्तों, ये महारत्न स्टेटस के अगर हमने क्राइटेरियाज देखे तो जो हम कंपनीज़ के रिजल्ट्स के जो एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वो एनालिसिस करने का हेडेक पूरा निकल जाता है। जैसे ही हम देखेंगे कि कंपनी को महारत्न का स्टेटस हासिल है, कंपनी इज़ हैविंग अ स्टेटस ऑफ महारत्न, आग बंद करके वो शेयर में दोस्तों हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आग बंद करने से पहले कंपनी का जो शेयर का प्राइस का मूवमेंट है एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एंड लोकल इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आग बंद करके नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, जो नवरत्न और जो महारत्न कंपनीज है उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो कंपनीज के केपीआईज है उसमें एक बेंचमार्क ऑलरेडी है। कंपनीज को वो बेंचमार्क के ऊपर परफॉर्म करना है। वो करने के बाद गवर्नमेंट का एनालिसिस होने के बाद ही कंपनी को वो स्टेटस मिलता है। मतलब वो स्टेटस कंपनी के पास है, मतलब महारत्न स्टेटस कंपनी के पास है, मतलब मिनिमम गारंटी हमको ये है कि 25,000 करोड़ ऑफ टर्नओवर, 15,000 करोड़ ऑफ नेटवर्थ एंड 5,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसीलिए दोस्तों, महारत्न कंपनीज टू आइडेंटिफाई फॉर इन्वेस्टमेंट आर ईजियर दैन सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों, इसीलिए मेरा जो मेजर फोकस रहता है वो पीएसयूज के ऊपर रहता है, वो सीपीएसयूज के ऊपर ज़्यादा रहता है, और उसमें भी जो महारत्न कंपनीज है और थोड़े बहुत जो नवरत्न कंपनीज है उसके ऊपर। अभी दोस्तों, ये महारत्न कंपनी हो या नवरत्न कंपनी हो, इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट कंपनीज है तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर होते हैं। तो ये जो स्टेटस है, नवरत्न हो या महारत्न हो, ये मिलने से दोस्तों जो कंपनीज है उनको जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम उनका जैसे जैसे उनका स्टेटस बढ़ता है वैसे वैसे उनका फ्रीडम बढ़ता है, और जैसे जैसे उनका फ्रीडम बढ़ता है दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर परफॉर्मेंस। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इसमें, जो अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया। अगर हम लोग किसी चिड़ियाघर में जाएंगे तो एक केज में, एक पिंजरे में कुछ पंछी रहते हैं। वो जो पंछी जो उड़ते हैं, वो जो पिंजरे का जो साइज़ है उसी में उड़ते हैं। लेकिन जो पंछी, जो बर्ड्स ओपन नेचर में जो घूमते हैं, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट। तो इसीलिए दोस्तों, जो कंपनीज़ को ये स्टेटस हासिल है उनका फ्रीडम ज़्यादा है, तो ग्रो करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ लाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए, देन डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम दोस्तों ज़्यादा होता है। वो फ्रीडम महारत्न कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में नवरत्न कंपनीज़ के पास भी। तो इसीलिए दोस्तों, अपने रडार पे ये जो महारत्न कंपनीज़ है ये हमेशा होने चाहिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुनने में मुझे आसानी होती है। भले फिर मुझे शेयर मार्केट का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कैश फ्लो का, बैलेंस शीट का, कंपनी के वेयर अबाउट्स का कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे पास टाइम कम है। तो अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या करूँगा? मैं कंपनी का स्टेटस देखूँगा। कंपनी का स्टेटस महारत्न है, इसका मतलब ये कंपनी दोस्तों ऑलरेडी इज़ एट सर्टन लेवल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ कंपनी जो इंस्टीट्यूशन से कैंपस का जो हायरिंग करते हैं वो इंस्टीट्यूशन देख के करते हैं। कंपनी को मालूम पड़ता है कि ये स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूशन में सीखा है, ये इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, इसका मतलब उसका जो नॉलेज लेवल है या उसके जो सॉफ्ट स्किल्स है दोस्त ऑलरेडी एट अ सर्टन लेवल, देन उनके लिए रिक्रूटमेंट बिकम्स वेरी इजी इफ़ दे रिक्रूट डायरेक्टली फ्रॉम सच रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस। वैसे ही दोस्तों, शेयर बाय करने के लिए महारत्न स्टेटस की कंपनी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, उसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीद सकते हैं। नवरत्न कंपनी है, उसको भी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ये दोस्तों जानना कौन से कंपनी का क्या स्टेटस है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, महारत्न सीपीएसीज कौन से हैं और नवरत्न सीपीएसीज कौन से हैं वो एक दफ़ा देखते हैं और फिर ये वीडियो को एंड करते हैं।
पहले दोस्तों देखते हैं महारत्न कंपनीज। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये नंबर 1 पे है। उसके बाद में है BPCL, कोल इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, ONGC, उसके बाद में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एंड ऑयल इंडिया। ये दोस्तों एज ऑफ नाउ 13 ऐसे महारत्न कंपनीज है, CPSEs है, जिसमें है एज ए SIP ऑल्सो एंड जिसमें है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स प्राइस चार्ट देख के हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला, महारत्न मतलब कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग अ सब्सटेंशियल गुड स्टेटस बियॉन्ड द बेंचमार्क सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं दोस्तों नवरत्न कंपनीज कौन से है। नेचुरली नवरत्न है तो उसका लिस्ट थोड़ा बड़ा है। नवरत्न में दोस्तों पहले है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पांचवा MTNL है, छठवा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नाल्को, उसके बाद में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पॉपुलरली नोन एज NBCC, आठवां है नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर NMDC है, देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर मेरा चहीता RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड है, उसके बाद में RCF है, इरकॉन है और राइट्स है। ये दोस्तों 16 नवरत्न कंपनीज है और महारत्न कंपनीज हमने देखे 13। सो दोस्तों टू कंक्लूड, अगर CPSE में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी महारत्न है या नवरत्न है या मिनी रत्न है। नो डाउट जो कंपनी का जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग का प्राइस है, वो प्राइस भी अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे डेफिनेटली होगा, क्योंकि जितना कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा उतना उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमको स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी दिखता है। लेकिन दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, मेरा वीडियो इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न का मतलब क्या है, कौन सा शेयर चुनना है, इसमें से कभी बाय करना है, कितना पैसा डालना है, ये डिसीजन दोस्तों आपका है। सो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।